वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो हम लोग आज जो हम लोग का सीरीज चल रहा है वेस्ट बंगाल पुलिस कांस्टेबल, जिसका एग्ज़ाम 26 सितंबर 2021 को होने वाला है, यानी कि आज से कुछ ही दिन बाद में, उसी का प्रैक्टिस सेट हम लोग कर रहे हैं। 100 क्वेश्चंस मैं ले रहा हूं, जिसमें हम लोग जीके, जनरल नॉलेज, मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चंस को देखते हैं। और ये पार्ट 2 वीडियो है और इसमें हम लोग नेक्स्ट 30 क्वेश्चंस देखेंगे। जो पार्ट 1 में हम लोगों ने देखा था 1 to 30, और आज हम लोग देखेंगे पार्ट 2 में 31 से लेकर 60 तक 30 क्वेश्चंस को देखेंगे। और पहले भी बोला था मैं, अगर इस वीडियो को अच्छी तरह से लाभ उठाना है तो प्लीज़ 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 सिट विथ योर पेन एंड पेपर रेडी। हर क्वेश्चंस को पॉज कीजिए, खुद सॉल्व कीजिए, उसके बाद में मेरे सॉल्यूशंस को देखिए और मैच कीजिए। उसके अलावा कोई भी इन्फॉर्मेशंस वहाँ पर नया मैं एक्सप्लेनेशन करते वक्त देता हूँ तो उसको प्लीज़ नोट डाउन कीजिए। इट विल बेनिफिट फॉर योर फ्यूचर एग्जामिनेशन एज वेल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 31। वेयर इज बंदीपुर सेंचुरी सिचुएटेड? सिचुएटेड डी छूट गया है। बंदीपुर अभ्यारण्य सेंचुरी कोथाय अवस्थित हो? बांग्ला में भी क्वेश्चन है, देखिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कर्नाटका। कर्नाटक में ये अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 32। इन हाउ मेनी ईयर्स एन अमाउंट विल बी डबल्ड एट द रेट ऑफ 18.75% सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर? बांग्ला में क्वेश्चन है, कत बछरे कोनो टाका 18.75% वार्षिक सरल सूदे द्विगुण होबे? तो देखिए, ये एसआई सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है दोस्तों। क्या क्या हम लोग को पहले गिवन है ये देखते हैं। 4 हम लोग को टर्म देखने को मिलता है, प्रिंसिपल, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम और रेट। अब हम लोग के पास क्या क्या गिवन है। प्रिंसिपल डायरेक्टली तो दिया नहीं है, लेकिन कुछ बोला है। देखिए, कोई अमाउंट को आ जाता है और वो डबल हो जाता है इस परसेंटेज से। तो डबल हो जाता है मतलब जितना रखा था उतना ही और बढ़ गया इंटरेस्ट भी। यानी कि अगर वो धन 1 रुपया था तो वो डबल हो गया, यानी कि कितना बढ़ा, 1 रुपया ही बढ़ा, यानी कि इंटरेस्ट 1 रुपया हुआ। ठीक है। और टाइम कितना टाइम में हुआ, यही तो हमको निकालना है। तो टाइम तो हमको नहीं मालूम, लेकिन रेट दिया है 18.75, तो हमको टाइम निकालना है। तो चलो टाइम निकालते हैं। तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है? टाइम इज इक्वल टू होता है SI इंटू 100 डिवाइडेड बाई प्रिंसिपल इंटू रेट। तो चलो हम लोग बिठाते हैं SI, ये SI है। SI कितना, 1 समझे माने हैं हम लोग, तो 1 गुणा 100 डिवाइडेड बाई, और P कितना है? P भी 1 ही है, देख लीजिए यहाँ पर, प्रिंसिपल भी 1 है। तो 1 गुना रेट कितना दिया है? 18.75। अब 1 से 1 तो कट गया। अब इसको हम लोग काटते हैं, तो दशमलव को हटाते हैं और यहाँ पर 100 फिर से लगा देते हैं। अब इसको काटते हैं तो देखिए, 5 से कटेगा 5 दूना 10, 5 शून्य 0। फिर ये 5 से कटेगा 5 तिया 15, 5 सत्ते 35, 5 पचे 25। फिर ये 5 से कटेगा 5 चौके 20। फिर ये 5 से कटेगा 5 सत्ते 35, 5 पचे 25। फिर ये 100 कटेगा, 25 से काट रहे हैं, 25 चौके 100 और ये 25 तिया, तो ये कितना हो गया? 4 चौके 16, 16/3। इतना ये टाइम निकला। लेकिन ये टाइम किस में निकला है बोलिए? तो ईयर में। और ये बटा में भी आ गया, ऑप्शंस में तो ये नहीं है। यही करेक्ट आंसर है, लेकिन ऑप्शन में मंथ और ईयर मिला के दिया है। तो हम लोग 16 डिवाइडेड बाई 3 को मंथ और ईयर निकालते हैं। तो ये तो ईयर है ऑलरेडी, ये किस में है? ईयर में है। तो इसमें कितना ईयर छुपा हुआ ये पहले देखते हैं। तो 3 पचे 15, ये रहे 3 पचे 15, तो 1, यानी कि 5 साल और 1/3 इतना मिला है, ईयर है। तो 5 तो पूरा है, लेकिन 1/3 को 1/3 साल मतलब कितना महीना? ये तो 1 साल से भी कम है। तो इसलिए इसको हम लोग को 12 से एक बार इंटू करना होगा, क्योंकि साल 1 महीना में 1 साल में 12 महीना होता है, 3 चौके 12। तो ये बन जाएगा 5 ईयर एंड 4 मंथ्स, करेक्ट आंसर। यानी कि 3/16 का मतलब कितना? 5 साल 4 महीना, करेक्ट आंसर इसका होगा। और भी कई तरीके से बनाया जा सकता है दोस्तों। मैं PTR का फॉर्मूला देके बनाया हूँ, प्रिंसिपल, रेट और इंटरेस्ट वाला। क्वेश्चन नंबर 33 सेज द सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन इज 100 ईयर्स। यानी कि फादर और सन के एज को जोड़ेंगे, प्रेजेंट एज को, तो वो 100 बनेगा। तो मान लीजिए फादर का एज है F और सन का एज है S।
तो इन दोनों के एज को जोड़ते हैं तो 100 बनता है, यही बात वो कहा था। ठीक, ये समीकरण 1। इफ द रेशियो बिटवीन देयर एजेस 5 years ago was 2:1, what will their age after 10 years? बोल रहा है कि अगर 5 साल पहले उन लोगों का एज का रेशियो 2:1 होता तो 10 साल बाद में उन लोगों का एज कितना होगा। बांग्ला में भी पिता व पुत्र वर्तमान बयसर समष्टि 100 বছর, 5 বছর পূর্বে তাদের বয়সের অনুপাত 2:1 হলে 10 বছর পরে তাদের বয়স কত হবে। 5 साल पहले, इस पर यहाँ पर ध्यान दो, इस स्टेटमेंट में 5 years ago was there 2:1 उन लोगों का एज का रेशियो था। 5 साल पहले ये पिता का डिवाइडेड बाय रेशियो का मतलब बटा भी लिख सकते हैं, और सन का भी 5 साल ही होगा क्योंकि दोनों ही 5 साल होंगे, पीछे चले जाएंगे तो 2:1 निकलता है। इस समीकरण को सॉल्व करना FS में, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं और यहाँ पर हो जाएगा F5 - 5 इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं 2S - 2 × 5 = 10। उसके बाद F को इधर ही रखते हैं और S वाला पार्ट को इधर ले आते हैं तो -2S हुआ इज इक्वल टू -10, और ये -5 उधर जाके +5 हो गया। F - 2S इज इक्वल टू -5, ये हुआ समीकरण नंबर 2। अब 1 और 2 को हम लोग सॉल्व करते हैं जिस तरह नॉर्मल समीकरण को सॉल्व करते हैं। F + S इज इक्वल टू 100, और यहाँ निकला है F - 2S, यहाँ देख रहा हूँ मैं, इज इक्वल टू -5। ये फर्स्ट समीकरण और ये सेकंड समीकरण। ठीक है, इन दोनों समीकरण के सहायता से हम लोग F और S का वैल्यू निकाल रहे हैं। तो साइन चेंज करते हैं इसका, ये प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया और ये कट गया, F कैंसिल हो गया। अब बचा है S + 2S, यानी कि हो जाएगा 3S इज इक्वल टू 100 में 5 जोड़ेंगे तो 105। इसीलिए S इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 से ये कट जाएगा, 3 × 9 = 3 × 5 = 15। तो S का मतलब कितना निकला, 35। S क्या माने हम लोग, प्रेजेंट एज ऑफ सन था, तो प्रेजेंट एज ऑफ सन निकल गया। अब प्रेजेंट एज ऑफ फादर भी निकालते हैं, तो इस कोई एक समीकरण 1 या 2 में से S का वैल्यू 35 पुट करते हैं, तो F + S इज इक्वल टू 100। अब S का मतलब तो हम लोग को पता चल ही गया है ना, S का वैल्यू 35, तो S के जगह में 35 लिखते हैं, यहाँ प्लस होगा सॉरी, इज इक्वल टू 100। अब फिर F, अब 35 को उधर ले जाते हैं तो 100 - 35 हो जाएगा ये, इसलिए F इज इक्वल टू हो जाएगा 100 में 35 माइनस कर देंगे तो 65। तो F का भी वैल्यू निकल गया और S का भी वैल्यू निकल गया। S था हम लोग का प्रेजेंट एज ऑफ सन और F था प्रेजेंट एज ऑफ फादर। अब सवाल में बोल रहा है कि 10 साल बाद आफ्टर 10 ईयर्स उन लोग का एज क्या होगा। अब दोनों का एज में 10 साल जोड़ देंगे, तो देखिए फादर का एज कितना निकला है 65 और सन का एज कितना निकला है 35, तो इनमें 10 जोड़ दीजिए, इसमें 10 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 75 और इसमें 10 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 45 ईयर्स, तो दोनों ही होंगे, तो ये होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, किधर है 75 एंड 45, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 34 से फिर से अरिथमेटिक का एक क्वेश्चन है। इफ सेलिंग प्राइस ऑफ 4 आर्टिकल इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल, व्हाट विल बी द प्रॉफिट परसेंटेज। 4টি দ্রব্যের বিক্রয় মূল্য যদি 5টি দ্রব্যের ক্রয় মূল্যের সমান হয় তবে শতকরা লাভের परिमाण কত হবে। ये बंगला में क्वेश्चन था। तो सवाल ये बोल रहा है दोस्तों, 4 आर्टिकल है, आर्टिकल माने कोई भी चीज़, उन लोगों का सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस को SP लिखता हूँ, सेलिंग प्राइस ऑफ 4 आर्टिकल इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल है। ठीक है, यही है सवाल। इज इक्वल टू को मैंने इज इक्वल टू का साइन दे दिया, तो उसका परसेंटेज प्रॉफिट बोल रहा है। तो देखिए SP को मैं ऐसा लिख देता हूँ, CP को इधर ले आ जाता हूँ और जो संख्या है उसको उधर भेज देता हूँ बराबर का, तो 5/4 होगा, यानी कि ये है SP और ये है CP, यानी कि 5 में खरीद के 4 में बेचता है। अब सेलिंग प्राइस है 5 और कॉस्ट प्राइस है 4, 4 में खरीदता है 5 में बेचता है, तो प्रॉफिट करता है ना, ठीक है ना। प्रॉफिट तो वो कर रहा है, कितने का, 1 का कर रहा है, किस पर, 4 पर, तो इसलिए परसेंटेज कितना होगा, प्रॉफिट परसेंटेज साफ साफ दिख रहा है। 1/4 को हम लोग शॉर्टकट में डायरेक्ट लिख सकते हैं 25%।
निकालना चाहो तो आप 100 इंटू 100 करके निकाल सकते हो। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 25%। क्वेश्चन नंबर 35 फिर से क्वेश्चन है मैथ का। ए स्टार्टेड अ बिजनेस विद द इन्वेस्टमेंट ऑफ 7,000 रुपीज। बी ज्वाइंट एज अ पार्टनर आफ्टर 3 months। इफ आफ्टर 1 year देयर शेयर ऑफ प्रॉफिट इज इन द रेशियो ऑफ 2:3, हाउ मच डिड बी इन्वेस्ट। पार्टनरशिप बिजनेस होता है एक चैप्टर, उसी का ये क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें बस आपको एक छोटा सा कंसेप्ट मालूम होना पड़ेगा। रेशियो ऑफ जो इन्वेस्टमेंट होता है ना, इंक्लूडिंग टाइम, ठीक है, इनटू टाइम के साथ में, यानी कि टोटल, वो बराबर होता है, इज इक्वल टू बराबर होता है रेशियो ऑफ प्रॉफिट का। यानी कि देखो, कोई भी बिजनेस में प्रॉफिट का शेयर को डिवाइड कैसे करते हैं, जो जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है वो उतना ज़्यादा प्रॉफिट शेयर कर पाएगा। बस यही चीज़, यही कंसेप्ट यहाँ पर काम करेगा, बन जाएगा गणित। देखो तो यहाँ पर सवाल क्या बोल रहा है, समझ में तो आ गया होगा सवाल। दो बंदे हैं, ए और बी, ठीक है, ए है और बी है, दोनों जन स्टार्ट करते हैं बिजनेस मिलके, लेकिन शुरू में बी अकेला मिलाता है पैसा 7,000 रुपया, सॉरी, शुरू में ए अकेला 7,000 रुपया मिला के 7,000 रुपया इन्वेस्ट करके वो बिजनेस शुरू कर दिया। अब 3 महीना बाद में बी ज्वाइन किया। अब 1 साल बाद, यानी कि 12 महीना बाद, 1 साल यानी कि 12 महीने बाद में प्रॉफिट वो लोग शेयर हो रहा है 2 अनुपात हिसाब से, ठीक है। तो बोल रहा है सवाल कि बी ने कितना पैसा लगाया था शुरू में, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ प्रॉफिट, इस कंसेप्ट के आधार पर अभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मान लेते हैं कि बी ने लेट बीज इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू x रुपीज़। बी ने x रुपया इन्वेस्ट किया है, ठीक है, और ए का तो दिया ही है 7,000 रुपया। तो इधर लिखते हैं इन्वेस्टमेंट का, कहते हैं ए अनुपात बी, और यहाँ लिख देते हैं इन्वेस्टमेंट। तो ए का इन्वेस्टमेंट कितना है 7,000 रुपीज़, टोटल इन्वेस्टमेंट लेकिन कितना है, पूरा साल भर वो पैसा लगाया था ना, तो इंटू 12 अनुपात है बी का इन्वेस्टमेंट कितना है, ये तो नहीं मालूम, एक्स हम लोगों ने अभी अभी अज्यूम किया है, और वो पैसा कितना लगाया, 3 महीना बाद ज्वाइन किया ना, यानी कि 9 महीना तक ही पैसा डाला था। तो रेशियो है ना, तो प्रॉफिट इसका बराबर ही रहेगा। तो प्रॉफिट का रेशियो कितना है, 2:3 है, ठीक। तो इसको हम लोग थोड़ा सजा के लिखते हैं, तो ये बन जाएगा 7,000 इंटू 12 डिवाइडेड बाई x इंटू 9 इज इक्वल टू 2/3। 3 से ये 9 कट रहा है 3 बार, ठीक, 2 से ये 6 भी कट रहा है, 3 से ये भी कट रहा है, तो ये बन गया x इज इक्वल टू 2 से 7 बार जाएगा 14,000। x का वैल्यू निकल गया, और हमने x का वैल्यू क्या माना था, b ने कितना इन्वेस्टमेंट किया था ये माना था, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 14,000, ये रहा, ठीक है, समझ में आ गया। और भी शॉर्टकट तरीके से बनाया जा सकता है, ये भी बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 36 जीके का क्वेश्चन है, बोल रहा है व्हाट इज यूज्ड इन प्रोड्यूसिंग साइक्रिन। साइक्रिन एक पदार्थ है, ये आर्टिफिशियल स्वीटनर है, ठीक है, जो मीठा होता है ना, बनाया गया उससे। तो उसमें क्या मिलाया जाता है, तो ये साइंस का ही क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें टोल्यून मिलाया जाता है, ठीक है, टेल्यून, तो ये होगा इसका करेक्ट आंसर। एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, इसको ध्यान दीजिए, प्रोपेन और बुटेन को, ठीक है, ये प्रोपेन और बुटेन ये दोनों गैसेस मिला रहता है एलपीजी सिलेंडर में। इसका करेक्ट आंसर ये होगा, मैं इसका बात कर रहा हूँ, प्रोपेन और बुटेन का। जो एलपीजी सिलेंडर नहीं होता, कुकिंग सिलेंडर, फुल फॉर्म भी इसका पूछता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। तो ये इस गैस में, इस सिलेंडर गैस में कौन कौन सा गैस मिलाया रहता है, तो प्रोपेन रहता है और बुटेन रहता है। हाउ इज ह्यूमन बॉडी अफेक्टेड व्हेन देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल फ्लोरीन। फ्लोरीन का जब डेफिशिएंसी होता है, कमी हो जाता है, तो ह्यूमन बॉडी कैसा इफेक्ट करता है, कैसा उस पर प्रभाव डालता है। तो सीधा सीधा में ये पूछ रहा है कि फ्लोरीन की कमी, ये एक मिनरल है जो हमारे शरीर को चाहिए होता है कुछ मात्रा, तो फ्लोरीन की कमी जब हो जाती है हमारे शरीर में, तो कौन सा रोग होता है। ये सब रोग का ही एक बात है यहाँ पर। लॉस ऑफ एपिटाइट होता है, गोइटर मैंने हिंदी बंगला में भी गोइटर ही लिख दिया, घेंगा होता है गोइटर का मतलब, ठीक है, गला में जो बड़ा सा एक निकल जाता है ना, घेंगा बोलते हैं। वीक टीथ, तो इसका करेक्ट आंसर होगा वीक टीथ होगा, वीक टीथ या डिके टीथ भी बोल सकते हैं, यानी कि सड़ना, डिके का मतलब। फ्लोरीन की कमी से क्या हो जाता है, हमारे दांत कमज़ोर पड़ जाते हैं और सड़ने लगते हैं, ठीक है।
गोइटर ये भी एग्जाम में बहुत पूछता है दोस्तों। गोइटर मैंने घेंगा, ये किसके कमी से होता है? तो ये आयोडीन की कमी से होता है, ठीक। और एनीमिया, अनीमिया आयरन की कमी से होता है। खून में आयरन की जब कमी हो जाता है तब एनीमिया रोग होता है। तो ये क्वेश्चंस भी आता है। तो फिलहाल करेक्ट आंसर इसका होगा वीक टीथ। फ्लोरीन की कमी से दांत सड़ने लगते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 सेज, फिर से क्वेश्चन है जनरल नॉलेज का, इन विच सीजन डज आवर बॉडी नीड मोर फैट? फैट मैंने आम भाषा में इसको क्या बोलेंगे, चर्बी बोल देते हैं, वसा होता है एग्जैक्ट इसका हिंदी रूपांतरण। तो हमें फैट का ज़्यादा ज़रूरत किस सीज़न में पड़ता है? तो विंटर में पड़ता है, ये तो जानते हैं। हमें भर नहीं बल्कि जानवरों को भी, जैसे भालू लोग विंटर में शिकार कम करते हैं, ये लोग तो सोए रहते हैं, दूसरे जानवर लोग भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से एक अरेंजमेंट का, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना। अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बड़ो थेके छोटो, साफ साफ बांग्ला में अच्छा लिखा है, साफ साफ लिख दिया है, बड़ो थेके छोटो साजान, यानी कि पहले सबसे पहले बड़ा आएगा, उसके बाद में छोटा आएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो देखो इसको बनाने का तो कई तरीका होता है, ठीक है। दिया है यहाँ पर 7/11, दूसरा फ्रैक्शन है भिन्न है 16/20 और तीसरा है 21/22। कैसे बनाएंगे? अब इसको ऐसे देख के तो पता नहीं चल रहा है कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, लेकिन अगर किसी तरह से हम लोग इसका नीचे वाला पार्ट यानी कि डिनोमिनेटर, जिसको हम लोग हर बोलते हैं, ये अगर इक्वल कर दे, जैसे 11, 22 और 20 को इक्वल कर दे किसी तरह, तो हम लोग फट से बता सकते हैं कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, ठीक है। तो हम लोग इसी को इक्वल करना चाह रहे हैं। तो सभी इक्वल कैसे करेंगे? ऐसे संख्या से गुना करना होगा जो सभी को काटता हो, यानी कि सबसे अच्छा तरीका है इन लोगों का एलसीएम ले लीजिए। तो लसा पर लेता हूँ, 11 गुना 2 गुना 10 यानी कि 220, ये एलसीएम बन गया। ये हम लोग यहाँ पर ऐसे संख्या से गुना करना है आपको, जिसको गुना करने के बाद में नीचे यहाँ पर ऑलवेज 220 आना पड़ेगा। यहाँ पर आप क्या संख्या लिखोगे और यहाँ जो लिखोगे यहाँ भी वही लिखना होगा। तो यहाँ तक क्या है 11 को किससे गुना करने से 222 होगा? ये रहे 2 और 10 से, यानी कि 2 दाएँ 20 से गुना करने पर, तो यहाँ पर 20 लिखो और ऊपर में भी 20 लिखो, ठीक है। तो 11 और 20 को गुना करने पर 220 होगा। तो उसी तरह 7 और 20 को गुना करने पर कितना होगा? 140। तो ये निकल गया, ठीक, 140 है ये। अब दूसरी तरफ आते हैं, यहाँ पर भी सेम उसी तरह करते हैं, अभी ब्लैंक रखते हैं और यहाँ पर फिलअप कर देते हैं। अब 20 को किससे गुना करने पर 220 होगा? 11 से, तो यहाँ 11 लिखे। अब यहाँ 11 लिखा तो यहाँ भी 11 लिखा। अब 16 और 11 को गुना कीजिए, तो 16 और 11 गुना करने से 176 होगा। उसके बाद सेम प्रोसेस यहाँ पर भी अपनाते हैं। यहाँ पर 220, तो 22 को कितना से गुना करने पर 220 होगा? तो ये हम लोग करेंगे 10 से, तो यहाँ पर भी 10 होगा, तो यहाँ पर 210 हो जाएगा, ठीक। तो अब आप इन सब में इजीली बता सकते हो कि कौन सबसे छोटा है और कौन बड़ा है। क्यों? सभी का डिनोमिनेटर हर क्या हो गया है? 220 220 220 हो गया। तो जो सबसे बड़ा दिख रहा है वो सबसे बड़ा होगा और जो सबसे छोटा दिख रहा है वो सबसे छोटा होगा, ठीक। तो सबसे बड़ा क्या कौन सा दिख रहा है? ये वाला 210 सबसे बड़ा, और 210 किसके बदले में हम लोग किए हैं? ये वाला। तो ये सबसे बड़ा हो जाएगा, यानी कि ये आएगा 1 नंबर में, ठीक है। 21/22 सबसे पहले लिखा जाना चाहिए, यानी कि ये तो आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा, इन दोनों में आंसर छुपा है क्योंकि ये वाला को सबसे पहले लिखा है। उसके बाद 16/20 आना चाहिए, तो यानी कि ये 2 नंबर में आएगा, तो यानी कि ये आंसर नहीं होगा, ये रहा करेक्ट आंसर, ठीक। इस तरह से बनाया जा सकता है। एक और तरीका है, थोड़ा सा देख लो, ये इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके भी छोटा बड़ा निकाला जा सकता है। मैंने ये वाला तरीका अपनाया है, ये भी ठीक है, आपको जो ठीक लगे वो कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 सेज, रीजनिंग का एक क्वेश्चन है डायरेक्शन टेस्ट वाला। ए टर्न्स राइट टर्न कर रहा है ए, आफ्टर वॉकिंग इन द साउथ डायरेक्शन फॉर 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर साउथ डायरेक्शन में गया और वो राइट टर्न किया। तो देखो डायरेक्शन टेस्ट में डायरेक्शन जानते हैं आप लोग, ऊपर में ऑलवेज नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, और लेफ्ट में वेस्ट और राइट में ईस्ट होता है। तो साउथ में 2 किलोमीटर गया है ना, ये बोल रहा है साउथ में 2 किलोमीटर चलाते हैं इसको। यहाँ से मान लो जी शुरू किया, वही स्टार्टिंग पॉइंट है, साउथ से 2 किलोमीटर गया, ये रहा 2 किलोमीटर साउथ की तरफ, ठीक। अब यहाँ से वो राइट टर्न किया,
तो साउथ से राइट टर्न किधर करेगा, राइट इधर होगा, ठीक है। तो इधर में 5 किलोमीटर चला देते हैं, ये रहा 5 किलोमीटर चला दो इसको राइट टर्न करके। अब यहाँ तक हम लोग पहुँचे, पढ़ते जाते हैं बनाते जाते हैं। देन शी टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 3 किलोमीटर। अब लेफ्ट टर्न कराते हैं, तो लेफ्ट नीचे आएगा और 3 किलोमीटर चलाते हैं, तो ये रहा 3 किलोमीटर चला दिया लेफ्ट टर्न करके। अगेन टेक्स लेफ्ट, फिर से लेफ्ट लेगा एंड वॉक्स 5 किलोमीटर और 5 किलोमीटर चला, तो लेफ्ट फिर से इधर ही होगा और 5 किलोमीटर यहीं पर आएगा एकदम इसके बराबर में, ठीक है। अब बोल रहा है यहाँ के आप खड़ा हो गया, यहाँ पर आके अब बोल रहा है इन विच डायरेक्शन इज ए स्टैंडिंग नाउ विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल पोजीशन। ओरिजिनल पोजीशन कौन है, ये ओरिजिनल पोजीशन है, और फाइनल पोजीशन कौन है, ये। तो इस तरफ से अगर देखेंगे तो किस दिशा में यह खड़ा है, तो नीचे की तरफ खड़ा है, नीचे का मतलब साउथ में, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा साउथ, ये रहा। ठीक, बड़ा आसान सा दिया था। क्वेश्चन नंबर 41 सेज which one is the largest river in Asia? एशियार बृहत्तम नदी कौन सी है, माने सबसे बड़ा नदी एशिया का कौन सा है। एशिया का बात क्या है, याद रहे, वर्ल्ड का नहीं या इंडिया का नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये यांगजी रिवर चाइना का है। ये चाइना का भी सबसे लंबा नदी है, तिब्बत से निकलता है ये। चाइना का भी सबसे लंबा नदी है और एशिया का भी सबसे लंबा नदी है। हुआंग हो के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। हुआंग हो भी चाइना का ही नदी है और इसका एक और नाम है, एग्जाम में आता भी है, इसको येलो रिवर भी कहते हैं। चाइना का सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है। इंडस रिवर लॉन्गेस्ट रिवर है पाकिस्तान का, और गंगेज तो मालूम है इंडिया का लॉन्गेस्ट रिवर है। तो ये रहा चारों ऑप्शंस का डिटेल मैंने बता दिया। और वर्ल्ड का अगर बात करें तो वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रिवर बात करें तो वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रिवर है नाइल। इंग्लिश में नाइल पढ़ते हैं, हिंदी में नील कहते हैं, जो अफ्रीका में है, मिस्र वगैरह में बहता है। और अगर लार्जेस्ट रिवर बात करेगा बाय वॉल्यूम माने फ्लो के हिसाब से, लॉन्गेस्ट या लार्जेस्ट वर्ल्ड का, तो अमेजन है वो। अगर सिर्फ लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ वर्ल्ड आया, संसार का दुनिया का सबसे लंबा नदी, तो द नाइल होगा, नील रिवर। और अगर वॉल्यूम के हिसाब से अगर पूछा गया है ना, तो फिर अमेजन होगा सबसे बड़ा नदी, लार्जेस्ट रिवर। यांगजी चाइना का सबसे लार्जेस्ट रिवर है और एशिया का भी। हुआंग हो चाइना में ही बहता है, ये भी तिब्बत की तरफ से ही निकलता है, इसको येलो रिवर भी कहते हैं। इंडस यानी सिंधु नदी पाकिस्तान का सबसे लंबा नदी है। भारत में भी कुछ हिस्सा बहता है इसका, भारत होते हुए जाता है। और गंगा अपना इंडिया का सबसे लंबा नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 सेज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज किलोवाट आवर एंड यूनिट ऑफ किलोवाट आवर। तो ये करेक्ट आंसर होगा शक्ति, एनर्जी का। अगर सिर्फ वाट आता ना दोस्तों, तो वाट यूनिट है पावर का, ठीक है। लेकिन यहाँ किलो वाट आवर बोल रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा एनर्जी। और बल यानी फोर्स का होता है न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 केमिकल इज यूज्ड इन डेवलपिंग अ फोटो फ्रॉम ए फोटोग्राफिक फिल्म। फोटोग्राफिक फिल्म से कौन सा केमिकल यूज किया जाता है फोटो को फॉर्म बनाने में, डेवलप करने में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सिल्वर ब्रोमाइड, ये होगा इसका करेक्ट आंसर। इसको याद ही रखना पड़ेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 44 सेज वेयर विल द समर ओलंपिक 2020 बी हेल्ड। 2020 समर ओलंपिक कोথায় अनुष्ठित होबे। ये दरअसल 2019 का क्वेश्चन पेपर हम लोगों ने लिया है ना, उसी टाइम का ये करंट अफेयर्स के लिए पूछा गया है, क्योंकि समर ओलंपिक तो 2021 में हाल फिलहाल में हो गया, और यहाँ पर बोल रहा है 2020 में होबे बोल के। दरअसल 2020 में ही होना था, लेकिन ये पेंडेमिक कोरोना की वजह से वो एक साल पोस्टपोन कर दिया गया, और इसलिए 2021 के जुलाई और अगस्त महीना के बीच में ये संपन्न हुआ 2021 का। तो ये कहाँ हुआ सभी कोई जानते हैं, ये तो बड़ा वर्ल्ड फेमस गेम है। तो टोक्यो जापान में हुआ, टोक्यो जापान का ही राजधानी है। समर ओलंपिक के बारे में और जान लेते हैं दोस्तों, क्या क्या क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। आप लोग इसको नोट डाउन करते जाइए। सबसे पहला ओलंपिक गेम्स, फर्स्ट ओलंपिक गेम कब और कहाँ हुआ था, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो ये हुआ था 1896 में एथेंस नामक एक शहर में। एथेंस ग्रीस का एक शहर का नाम है, यहाँ हुआ था। नोट कीजिए इस बात को, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। दूसरा और क्या क्या बात है, 2020 में का तो समर ओलंपिक हो गया यहाँ पर, 2020 वाला टोक्यो में। अब एक और बात बता दे रहा हूँ, समर ओलंपिक एवरी 4 ईयर्स का ड्यूरेशन में होता है। तो नेक्स्ट कब होगा, 2024 में होना है नेक्स्ट। तो कहाँ पर होगा, ये सवाल भी पूछा जा सकता है, क्योंकि इसको कमेटी वालों ने, ओलंपिक कमेटी वालों ने ऑलरेडी फिक्स करके रखा है कहाँ कहाँ होना है बोल के, ठीक है। तो ये होगा पेरिस में,
फ्रांस का राजधानी है पेरिस, फ्रांस। नेक्स्ट 2028 में कहाँ होगा, ये भी पूछा जा सकता है, ये भी तय हो चुका है। ये होगा लॉस एंजलिस, कैलिफोर्निया में, यूएसए में है लॉस एंजलिस नामक शहर, जो कैलिफोर्निया में है, वहाँ पर होगा। और उसके भी बाद अगर कब होगा, यानी कि 32 में अगर बोला जाएगा, तो ये होगा क्वींसलैंड, ऑस्ट्रेलिया में। तो ये तीनों चीज़ों को आप याद रखो, फ्यूचर में समर ओलंपिक कहाँ कहाँ होगा। 24 में होगा पेरिस में, 28 में कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस में, और 32 में होगा ऑस्ट्रेलिया क्वींसलैंड में, क्वींसलैंड नामक शहर में। ठीक, ये हुआ समर ओलंपिक के बारे में। अब टोक्यो का जो समर ओलंपिक हुआ था, उसमें थोड़ा मेडल टैली का बात कर लेते हैं। तो मेडल के हिसाब से फर्स्ट पोजीशन पाने वाला कौन था, तो सबसे पहला फर्स्ट पोजीशन पाने वाला था यूएसए, सेकंड पोजीशन पाने वाला था चाइना, थर्ड पोजीशन था जापान खुद जो होस्ट कर रहा था, और फोर्थ पोजीशन में था यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन कह सकते हैं। और एक बात बता दूं दोस्तों, ये रैंक जो डिसाइड होता है ना, कौन मेडल टैली में सबसे पहला रैंक हासिल किया, कौन कंट्री सेकंड रैंक, ये टोटल मेडल कौन सबसे ज़्यादा पाया उस पर नहीं, बल्कि गोल्ड किसने सबसे ज़्यादा जीता है इस पर, ये याद रखो आप। जिस कंट्री ने गोल्ड सबसे ज़्यादा जीता है वो फर्स्ट रैंक हासिल करेगा। तो उस हिसाब से अगर बात करें तो गोल्ड जीतने में यूएसए के स्पोर्ट्स पर्सन लोग सबसे आगे रहे, और 39 गोल्ड जीते थे, गोल्ड मेडल। और टोटल में अगर बात करें तो 113 जीता था, और चाइना गोल्ड जीता था 38, महज एक कम, और टोटल चाइना जीता था मेडल 88। तो 88 में क्या क्या आएगा, गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज तीनों मेडल आएंगे। और जापान गोल्ड जीता था 27 ठो, और टोटल इसका था 58। और यूके गोल्ड जीता था 22 ठो, और टोटल इसका था 65। अब यहाँ पर देखिए, जापान थर्ड पोजीशन में, लेकिन टोटल में अगर बात करें तो यूके से भी कम जीता है, इस लेकिन भी वो यूके से ऊपर है। क्यों, क्योंकि यूके गोल्ड में जापान से कम जीता है। 22 जापान ने, ये यूके ने जीता है, ब्रिटेन ने, और जापान ने 27 गोल्ड जीता है, इसलिए वो आगे चला गया। तो मैंने कहा ना, गोल्ड कितना, कौन कंट्री सबसे ज़्यादा गोल्ड जीता है, उसी के आधार पर रैंक तय होता है। अपना प्यारा भारत का रैंक क्या था, थोड़ा इंडिया के बारे में बात करते हैं दोस्तों। वेट अ सेकेंड, इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं। चलो, अब इंडिया का परफॉर्मेंस क्या क्या कैसा रहा समर ओलंपिक में। तो इंडिया का रैंक था 48, ठीक है। और हम लोगों ने गोल्ड जीता है 1, उसके बाद सिल्वर जीता है 2, और ब्रॉन्ज जीता है 4। तो टोटल हम लोग कितना जीत गए, टोटल मेडल हम लोग का 7 मेडल्स है, ठीक है। और गोल्ड किसने जीता, ये क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा किसी ना किसी एग्जाम में। एक ही गोल्ड जीता है, और वो विनर है नीरज चोपड़ा, नीरज चोपड़ा। और ये किस खेल में जीता है दोस्तों, तो ये जेवलिन थ्रो एक होता है, भाला फेंकना, उसमें जीता है। तो खेल का नाम को भी याद रखो, और बंदे को तो याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। इसी ने एक ही गोल्ड जीत पाया है भारत के नाम पर। देखो, अगर ऑप्शन में जेवलिन नहीं मिलता है ना, और एथलीट मिलता है, तो उसको भी आप आंसर लगा सकते हो, ठीक है, एथलीट को भी। क्योंकि एथलीट में फील्ड एंड ट्रैक वाला जो स्पोर्ट्स रहता है वो सबको एथलीट कहते हैं, जैसे कि दौड़ रेस करना, स्प्रिंट, हाई जंप, लॉन्ग जंप, डिस्कस थ्रो, शॉर्ट पुट थ्रो, जेवलिन थ्रो, ये सब एथलीट कहलाता है। अगर जेवलिन मिलता है तो जेवलिन को ही लगाएंगे। तो ये तो रहा गोल्ड के बारे में। और सिल्वर 2 बंदे ने जीता है, 2 स्पोर्ट्स पर्सन, 2 इंडियन ने जीता है। एक तो मीराबाई चानू, फेमस हो गई ये तो, ठीक है, वेट लिफ्टिंग में, मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पर, लिख नहीं रहा, आप लोग नोट कीजिए, मीराबाई चानू। और दूसरा रवि कुमार दहिया, ये रेसलिंग में जीता है, ठीक है। मीराबाई चानू, MC लिख रहा हूँ, मीराबाई चानू, ये वेट लिफ्टिंग में, ठीक है। और दूसरा रवि कुमार दहिया, ये रेसलिंग में, ठीक, ये सिल्वर जीता है। और ब्रॉन्ज हम लोगों ने जीता है, बॉक्सिंग में जीता है आपका लवलीना, उसके बाद में PV सिंधु भी जीती है बैडमिंटन में, और हॉकी में भी, मेंस हॉकी में जीता गया, फिर बजरंग पुनिया रेसलिंग में जीता है। तो इस सब मिला के 7 हम लोगों ने मेडल जीता है, ठीक। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है जो इस बार समर ओलंपिक हुआ 2020 टोक्यो में, उसका ये सब चीज़ों को नोट कीजिए। इसके अलावा भी बाकी चीज़ों को भी नोट कीजिए, जैसे इस बार समर ओलंपिक का मास्कॉट क्या था, मोटो क्या था, ये सारी चीज़ें, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 सेज, through which amendment of the Indian Constitution did an exchange of territories occur between India and Bangladesh? इंडिया और बांग्लादेश के बीच में कुछ टेरिटरी का, कुछ एनक्लेव्स का
कुछ भूभाग का आदान प्रदान हुआ है। ये कौन सा अमेंडमेंट के द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन संशोधन के द्वारा किया गया? तो ये 100th अमेंडमेंट हुआ था, ठीक है, इसी के जरिए ऐसा किया गया। तो करेक्ट आंसर इसका होगा 100वां। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ्स है, इफ सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 616, there is a profit of 12%. How much loss will there be if the article is sold at rupees 462? बोल रहा है कि कोई आर्टिकल है, कोई सामान है, उसका सेलिंग प्राइस, दाम है उसका, यानी कि जिस दाम में उसको बेचा गया है वो है 616 रुपया, 616, और उसको प्रॉफिट परसेंटेज हुआ है, प्रॉफिट हुआ है 12% का। अगर वो सामान को बेचता 462 रुपया में बेचता तो उसको लॉस होता, तो लॉस कितना रुपया का होता ये हमको पता करना है। समझ में आ गया? तो चलो हम लोग इन दोनों इन्फॉर्मेशन के सहायता से इसका रियल कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं। 616 में बेचा है और 12% का उसको प्रॉफिट हुआ है, इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि सामान का 112% का मतलब ही है रुपीज़ में 616, इसीलिए 100% का हो जाएगा 616 बटा 112 गुना 100। अब इसको हम लोग अगर काटाकाटी करते हैं, काट छाट करके हम लोग का निकलेगा इधर में 11 और यहाँ पर हो जाएगा 2, 56, 2 छक 12, 2 पचे 10, हाँ ठीक है, 56 का 56, ठीक है, और 2 से ये भी कट जाएगा, 50 बार में जाएगा। तो इस तरह से हमारा 100% मतलब क्या होता है? कॉस्ट प्राइस ही होता है। तो कॉस्ट प्राइस हमारा निकल जाएगा 550 रुपया, ये कॉस्ट प्राइस निकल गया। अब कॉस्ट प्राइस ये निकला, ठीक है, 550, और हमको बेचने कितना में कह रहा है? ये 462, तो उसको तो लॉस होगा, तो कितना रुपये का लॉस होगा यही देखना है। 10 में 8 2 घटाएंगे तो 8, और इधर में 14 में 6 घटाएंगे तो 8, यानी कि 88 रुपीज़ का उसको लॉस होगा। तो ये रहा ऑप्शन यहाँ पर 88 रुपीज़। क्वेश्चन 47 रीजनिंग का एक क्वेश्चन है जो साइंस पर ही आधारित है जी के। मिरर अनुपात रिफ्लेक्शन, तो वाटर अनुपात क्या होगा? तो इस ऑप्शन में से देखना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा रिफ्रैक्शन। कैसे रिफ्रैक्शन होगा और रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? देखो, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन क्या होता है? देखो, जब कोई लाइट आता है, रे आता है ना, मान लीजिए यहाँ कोई सतह है मीडियम है, इससे टकरा के रे वापस चला जाता है, ठीक है, इस तरह करके आया और टकरा के वापस चला गया। तो इस जगह में क्या हुआ? इस जगह में रिफ्लेक्शन हुआ, इसी को कहते हैं रिफ्लेक्शन, प्रतिबिंब। और यहाँ पर वो प्रतिबिंब बनाएगा, एक छाया भी बनाएगा। जैसे कि मिरर में हम लोग जो देखते हैं, तो ये मिरर है, तो मिरर में कोई आदमी खड़ा है मान लो यहाँ पर, तो ये मिरर में यहाँ अपने आप को देखता है, तो ये मिरर इसी का रिफ्लेक्शन को पास करता है और आगे तरफ देता है, तो इसलिए दिखाई देता है। और रिफ्रैक्शन में क्या होता है? मान लो ये कोई मीडियम है, इधर से लाइट आ रहा है, जैसे मान लो वाटर में जनरली इसको अच्छा से हम लोग देख पाते हैं, ये वाटर है, तो इधर से एक लाइट आ रहा है मान लीजिए, तो लाइट यहाँ आने के बाद में इस जगह में, जैसे यहाँ तो एयर है, हवा है, और यहाँ पर लिक्विड फ्लूइड वाटर है, तो यहाँ पर आने के बाद में वो जो रे है, लाइट है, वो थोड़ा टेढ़ा हो जाता है, इस तरह करके। आना कैसा चाहिए था? पूरा सीधा आना चाहिए था ना, इस तरह आ रहा है तो सीधा नहीं, टेढ़ा हो जाता है। जैसे कि अगर आप देख सकते हैं, अगर कोई बाल्टी वगैरह में आप पानी भर के रखो, ठीक है, यहाँ पर कोई भी लाठी को घुसाओ या छड़ी को घुसाओ, तो जैसे कोई लाठी को यहाँ पर घुसाओ तो लाठी कैसा दिखेगा मालूम है? इस तरह करके वो टेढ़ा दिखने लगता है, ठीक है, या इस तरह है तो टेढ़ा इस तरह दिखने लगता है। या कोई पैसा को घुसाओ, पैसा मान लो कोई कॉइन है, सिक्का है, यहाँ पर रखा है सिक्का को, आप यहाँ पर होगा, लेकिन आपको वो सिक्का कहाँ दिखाई देगा मालूम है? थोड़ा ऊपर दिखाई देता है, या इधर साइड में दिखाई देता है थोड़ा ऊपर। ये इसी को कहते हैं रिफ्रैक्शन। ऐसा रिफ्रैक्शन की वजह से ही होता है, आंखों का धोखा होता है ये, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन क्या होता है? जनरली वाटर में होता है, लिक्विड वगैरह में होता है, क्योंकि वो अपना मीडियम चेंज करता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये। साइंस का बेस्ट क्वेश्चन था रीजनिंग में। क्वेश्चन 48 सेज द कलर ऑफ स्काई इज डैश दैट एन एस्ट्रोनॉट विल सी इन स्पेस। जब स्पेस में, अंतरिक्ष में कोई एस्ट्रोनॉट यानी अंतरिक्ष यात्री इस आकाश को देखता है तो वो कौन सा रंग में दिखाई देता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ब्लैक, काला। अब ऐसा क्यों होता है? जबकि हम लोग जब पृथ्वी से आसमान को देखते हैं, स्काई को देखते हैं, तो नीला नज़र आता है, ब्लू नज़र आता है। तो ऐसा इसलिए होता है, दरअसल एक फेनोमेना है दोस्तों, देखो, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से ऐसा होता है। इसी एग्जाम में पूछ सकता है कि ये ब्लैक या स्काई ब्लू हम लोगों को क्यों दिखाई देता है? तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है जो दोस्तों?
देखो लाइट में 7 कलर हम लोगों को दिखाई देता मिलता है। विबग्योर, ये शॉर्टकट याद करो, पूछता भी है। वी फॉर वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, विबग्योर। ठीक है, ये 7 कलर नज़र आता है, लाइट में मौजूद होता है। तो जब लाइट हमारा पृथ्वी से, मान लो ये लाइट आ रहा है सूरज से, अंतरिक्ष से, तो हमारा वायुमंडल, पृथ्वी के चारों तरफ तो हमारा वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर है, और एटमॉस्फेयर में क्या है, बहुत सारे गैसेस है, धूलकण है, मॉलिक्यूल से, एटम्स वगैरह भरा हुआ है। तो जब मॉलिक्यूल से ये लाइट जैसे ही टकराता है तो वो स्कैटर करने लगता है, फैल जाता है, और सबसे ज़्यादा फैलता है वायलेट और ब्लू कलर। लेकिन हमारे आंखें वायलेट के लिए सेंसिटिव नहीं है, देख नहीं पाती हैं वायलेट को ठीक से, ब्लू को बहुत अच्छी तरह पहचान लेता है। तो इसीलिए स्काई हम लोगों को, अगर हम लोग पृथ्वी से देखते हैं तो ब्लू नज़र आता है। ठीक है, ये तो रहा ब्लू नज़र आने वाला, ये हम लोगों के लिए, पृथ्वीवासी के लिए। लेकिन एस्ट्रोनॉट जो अंतरिक्ष में है उसको ये ब्लैक नज़र आता है। क्यों ब्लैक नज़र आता है? क्योंकि वहाँ पर स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता ही नहीं है स्पेस में, क्योंकि स्पेस है, वो स्पेस है मतलब तो खाली है। तो जब खाली है तो उस लाइट सीधे पार हो रहा है, मतलब वो स्कैटर नहीं कर पा रहा है। देयर इज़ नथिंग दैट विल स्कैटर द लाइट। कोई चीज़ नहीं है जो सनलाइट को स्कैटर करेगा एटमॉस्फेयर में, क्योंकि वो बियॉन्ड एटमॉस्फेयर है ना, स्पेस में है, इसीलिए वो ब्लैक नज़र आता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ब्लैक, एस्ट्रोनॉट। लेकिन इसी का आंसर ब्लू हो जाता कब? जब एस्ट्रोनॉट स्पेस में ना बोलकर अगर पृथ्वीवासी स्काई को देखता है तो उसे ब्लू नज़र आता है। तो ये फेनोमेना है, मैंने समझाया, उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, सिंस द टाइम ऑफ विच मूवमेंट वाज वल्लभ भाई पटेल गिवन द टाइटल सरदार। बोल रहा है कौन आंदोलनेर समय থেকে वल्लभ भाई पटेल सरदार नामे, क्या ये भूषित हन, आई डोंट नो, मे बी भूषित फेमस हुआ है, मे बी होगा, आई एम नॉट गुड इन बंगाली। सो इसका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर बोल रहा है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, हम लोग बोलते ही हैं ना वल्लभ भाई पटेल के नाम के आगे सरदार लगा के, तो ये सरदार उनके नाम में पहले से नहीं था, इसको किसी आंदोलन में लोगों ने दिया था। तो वो कौन सा आंदोलन था? तो ये था बारदोली का आंदोलन। ठीक है, बारदोली आंदोलन, और ये हुआ था 1928 में। क्या था ये आंदोलन, थोड़ा सा बता देता हूँ, इतिहास का बात है। दरअसल 1925-26 के टाइम में बारिश नहीं होने के वजह से थोड़ा अकाल जैसा हालात हो गया था, किसानों का हालात ख़राब हो गया था। ठीक है, फसलें ठीक से नहीं उगी थी, और उसी टाइम में अंग्रेज़ी सरकार ने क्या किया, किसानों के ऊपर टैक्स को और ज़्यादा बढ़ा दिया। तो फिर किसानों का तो मुश्किल हो गया, तो उन्होंने गांधी जी से आह्वान किया, और गांधी जी ने फिर वल्लभ भाई पटेल को भेजा कि जाओ वहाँ पर देखो क्या समस्या है। तो फिर उन्होंने आकर गांधी जी के ही समर्थन में ही सत्याग्रह वगैरह चलाया, और सक्सेसफुली हुआ। तो 1928 में ये मूवमेंट चलाया था, बारदोली मूवमेंट। बारदोली दरअसल एक जगह का नाम है गुजरात में। तो उसी टाइम में फिर वहाँ के किसान लोग ही, चूँकि मूवमेंट सक्सेसफुल हुआ, सरदार का उनको एक लक़ब दिया, एक पद दिया था। तो तब से उनको सरदार वल्लभ भाई पटेल कहा जाने लगा। चलो नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, ये कब हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन को एक और नाम से जानते हैं दोस्तों, अगस्त रेवोल्यूशन या फिर अगस्त क्रांति भी कहते हैं। ठीक है, अगस्त रेवोल्यूशन या अगस्त क्रांति। क्यों अगस्त रेवोल्यूशन या अगस्त क्रांति कहते हैं? दरअसल ये हुआ था अगस्त महीना में। एग्जैक्ट बात करें तो 8 अगस्त 1942 को क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था। तो इसीलिए अगस्त क्रांति इसको कहते हैं। ज़बरदस्त यहाँ पर हुआ था जब क्रिप्स मिशन आया था। क्रिप्स मिशन का फेलर के रिस्पॉन्स में ही ये हुआ था गांधी जी द्वारा। और इसी आंदोलन में तो फेमस जो वो बोलते हैं ना, करो या मरो, गांधी जी का आह्वान था, डू और डाई, ये नारा इसी आंदोलन में ही दिया गया था गांधी जी द्वारा, या तो अभी करो या फिर मरो। स्वदेशी मूवमेंट के बारे में थोड़ा बात करते हैं। स्वदेशी मूवमेंट जो 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को डिवाइड कर दिया था ना, तो उसी का विरोध में बॉयकॉट मूवमेंट और स्वदेशी मूवमेंट चला था। तो उसी टाइम में 1905 में ये स्वदेशी मूवमेंट हुआ था। बंगाल में स्पेशली इसका इफेक्ट ज़्यादातर देखा गया, लेकिन पूरा इंडिया में भी छिटपुट हुआ, विशेष तौर से बंगाल में, क्योंकि बंगाल डिवीज़न हुआ था, बंगाल बंग भंग के ही विरोध में हुआ था। इसी टाइम में तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था बहुत अच्छा गीत और कविताएं वगैरह देशभक्ति के। और हम लोगों को याद है कि नहीं आप लोग को, अमार सोनार बांग्ला, ये जो गीत है अमार सोनार बांग्ला, ये गीत इसी टाइम में ही स्वदेशी मूवमेंट के टाइम में रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था, जो आज बांग्लादेश का नेशनल एंथम भी है। ठीक है। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट,
सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 12 मार्च को 1930 में। इसी को तो दांडी मार्च के भी नाम से जानते हैं, सल्ट सत्याग्रह भी बोलते हैं, दांडी मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 सेज हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन एन ओलंपिक मेडल? सबसे पहला ओलंपिक मेडल जीतने वाली सबसे पहली महिला औरत कौन थी इंडियन? तो ये था करनाम मलेश्वरी। ठीक, यही थी। ये सिडनी ओलंपिक हुआ था 2000 में, 2000 ईस्वी में। वहीं पर इसने पहला मेडल जीता था। गोल्ड नहीं जीत पाई थी, लेकिन कम से कम मेडल तो जीता था एक। और यहाँ मेडल का ही बात कर रहा है, वेट लिफ्टिंग में ये जीती थी ये मेडल। ठीक है, गोल्ड में शायद अभी एक बार चेक करना होगा मुझे भी, लेकिन शायद अभी तक वुमेन में से कोई भी अभी तक गोल्ड नहीं जीत पाई है, क्योंकि पीवी सिंधु भी सिल्वर जीती थी पहले। उसके बाद में मीराबाई चानू भी सिल्वर जीती, लेकिन गोल्ड शायद ओलंपिक में अभी तक कोई नहीं जीत पाया है। एक बार आप लोग इसको क्रॉस चेक कर लेना, लेकिन गोल्ड कोई जीत भी पाया है कि नहीं। हाँ, सबसे पहला गोल्ड तो अभिनव बिंद्रा ही जीता था शूटिंग में शायद। खैर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा फिर से एक में क्वेश्चन नंबर 51। इफ़ द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर एंड अ रेक्टेंगल हैविंग द सेम एरिया आर एस एंड आर रेस्पेक्टिवली विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? यहाँ एक इक्वेशन दे दिया है, इसको हमको ट्रू है कि नहीं ये चेक करना होगा। सवाल कह रहा है कि एक स्क्वायर है, चलो एक स्क्वायर बनाते हैं। ये एक स्क्वायर है मान लीजिए। इस स्क्वायर का एरिया इक्वल है एक रेक्टेंगल का एरिया के बराबर है। समझ में आ रहा है? ये सवाल में बोला है। ठीक, लेकिन पेरीमीटर, इसका जो पेरीमीटर होगा, पेरीमीटर मतलब समझते हैं कि नहीं भाई? वो पेरीमीटर, स्क्वायर का पेरीमीटर एस है और रेक्टेंगल का पेरीमीटर, मैं पेरी सिर्फ लिख रहा हूँ, आर है। तो बोल रहा है इनमें से कौन इक्वेशन करेक्ट है बोल के बोल रहा है। देखो, किसी भी स्क्वायर का अगर एरिया पूछेगा तो एरिया क्या होता है? उसका साइड, मान लो साइड अगर ए है तो साइड का स्क्वायर। तो मैं यहाँ पहले स्क्वायर का बात कर रहा हूँ, चलो स्क्वायर का पहले बात करते हैं, और इधर में रेक्टेंगल का बात करेंगे। तो स्क्वायर का एरिया क्या होगा? अगर हम लोग ए मान लेंगे साइड, तो ए स्क्वायर होगा। ठीक, और पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर 4a होगा। पेरीमीटर मतलब चारों कोना, अगर इसको हम लोग बेढ़ा से घेरेंगे तो वो बेढ़ा ही को बोलेंगे पेरीमीटर, चारों कोना आवरण। अच्छा, अब रेक्टेंगल का एरिया क्या है? तो रेक्टेंगल का एरिया होता है जो लेंथ इनटू ब्रेथ। मान लीजिए ये लेंथ है और ये ब्रेथ है। लेंथ ऑलवेज बड़ा होगा रेक्टेंगल में ब्रेथ से। और इसका पेरीमीटर क्या होगा? तो इसका पेरीमीटर होगा 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है रेक्टेंगल और स्क्वायर का, पेरीमीटर और एरिया का। अब क्या बोल रहा है कि पेरीमीटर एस है और आर है और एरिया दोनों का इक्वल है। तो चलो एरिया को इक्वल करते हैं हम लोग पहले। तो स्क्वायर का एरिया है ए स्क्वायर और रेक्टेंगल का एरिया है लेंथ इंटू ब्रेथ। ये दोनों इक्वल है तो इक्वल कर दिया। तो इक्वल दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो आपको एक नंबर सोचो, ए का वैल्यू सोचो नंबर में, 1 2 3 4 5 6 7 जितना भी। उसके बाद में इधर भी उसी नंबर को इक्वल करना होगा। चलो मैं सोचता हूं ए का वैल्यू मैं सोच लेता हूं, ए इज इक्वल टू 2 बोल के मैं सोचता हूं। उस तरह से अगर बात करें तो ए स्क्वायर कितना होगा? 4 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 2 में तो 4 हो जाएगा। अच्छा, अब एल में कितना समझूं और बी में कितना समझूं कि यहाँ 4 आएगा, और एल बड़ा भी है बी से। तो एल को मैं समझता हूँ 4 और बी को मैं समझता हूँ 1। ठीक है, तो ये आ गया। तो अभी मैं एल इज इक्वल टू कितना सोच रहा हूँ? 4 और बी इज इक्वल टू 1। तो देखिए ये कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। ए का स्क्वायर यानी कि 4 और एल मतलब 4 मैंने समझा और बी मतलब 1, तो 4 1 4, तो 4 इज इक्वल टू 4 इक्वल कर दिया। अब आप कहोगे कि 4 ही क्यों सोचो? आप दूसरा सोच के देखो, 6 सोचो, 6 भी 6 8 सोचो, 9 सोचो, जो भी हो, लेकिन कंडीशन फुलफिल करना चाहिए। कोई भी नंबर से यहाँ पर खेला नहीं है, यहाँ पर कंडीशन को फुलफिल होना चाहिए। चलो अब आते हैं पेरीमीटर में। ठीक है, तो पेरीमीटर कितना होता है? 4 है यहाँ पर बोला है। अगर स्क्वायर का बात करें तो पेरीमीटर कितना है? 4 है। और 4a पेरीमीटर
शुरू में कितना बोला है स्क्वायर का, एस बोला है ना, तो एस लिखता हूँ पेरीमीटर को। तो एस इज इक्वल टू 4a है ना, और ए का मतलब हम लोगों ने अभी कितना समझा है, ए समझा है, तो 4a मतलब कितना हो जाएगा 8। ये हुआ स्क्वायर का बारे में, ठीक है। अच्छा, अब रेक्टेंगल का पेरीमीटर को वो कितना माना है, सवाल में ही आर माना है, ये यहाँ पर दिया है देख लो आर। और ऐसे फॉर्मूला में रेक्टेंगल का पेरीमीटर कितना होता है 2 इंटू एल प्लस बी। तो हम लोग अब एल और बी का वैल्यू पुट करते हैं। तो एल और बी का वैल्यू कितना है, एल का मतलब है 4 और बी का मतलब है 1, तो 4 और 1 को जोड़ोगे तो 5, तो ये कितना बन गया 5 दूना 10। ये किसका हुआ, रेक्टेंगल का, ठीक है। पेरीमीटर निकला, तो रेक्टेंगल का कितना निकला 8 पेरीमीटर, और सॉरी स्क्वायर का कितना निकला 8 और रेक्टेंगल का कितना निकला 10, ठीक है। तो कौन सा कंडीशन अब यहाँ फुलफिल होता है, तो 8 छोटा है ना 10 से, ठीक है। और 8 मतलब क्या था एस, यही था ना, ये देखो ना 8 का मतलब एस, और यहाँ 10 किसका वैल्यू था आर, यानी कि एस छोटा है आर से। तो ये वाला जो ऑप्शन है ना वो होगा करेक्ट आंसर, जो ऑप्शन सी के जगह में है यहाँ पर एस इज लेस देन आर। मेरी बात समझ में आया, मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए इतना लिखना पड़ रहा है। एग्जाम में आप समझ जाओगे तो बिना पेन छुए भी इस क्वेश्चन को किया जा सकता है, बस 2-4 चीज़ें लिख के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, वाई डज रेनबो ओकर, रामधनु, हिंदी में इसको इंद्र धनुष बोलते हैं। तो रामधनु केनो है, इंद्रधनुष क्यों होता है, ऑप्शंस ड्यू टू डिफ्रेक्शन, रिफ्लेक्शन वगैरह वगैरह। देखो कंसेप्ट समझा रहा हूँ मैं ताकि आप कभी ना भूलो। जब बारिश होता है तो बारिश होने के बाद में आसमान में वाटर ड्रॉपलेट्स तो रहते ही हैं, है ना, इस तरह करके, ये कैसा ड्रॉपलेट्स बन रहा है, इस तरह करके वाटर ड्रॉपलेट्स रहता है ना, वाटर ड्रॉपलेट्स यानी कि बूंद पानी का। तो जब सूर्य की किरण लाइट्स यहाँ पर पड़ता है ना, मान लो ये लाइट्स आ रहा है, तो लाइट्स जैसे कि मीडियम अलग चेंज होगा, ये तो हवा है ना, एयर है ना, एटमॉस्फेयर है, और ये पानी है ना, तो लिक्विड में क्या होगा रिफ्रैक्शन होगा, मैंने बोला है। तो ये फैल जाता है, इस तरह करके फैलने लगता है। और ये 7 रंग का भी होता है, मैंने बोला है विबग्योर। फैलने के बाद में ये यहाँ तक आता है, और यहाँ पर आने के बाद में, ठीक है, तो इस जगह में हमको क्या दिखाई दे रहा है बोलो तो इस जगह में हमको दिखाई दे रहा है रिफ्रैक्शन भी दिखाई दे रहा है, रिफ्रैक्शन होते हुए, और साथ में एक और क्रिया दिखाई दे रहा है डिस्पर्सन भी। समझ में आ रहा है, क्योंकि लाइट यहाँ से क्या हो रहा है, अपना मीडियम अलग पाने के बाद में थोड़ा टेढ़ा हो गया, रास्ता भी बदल रहा है, और वो क्या हो रहा है डिस्पर्सन, माने छितरा रहा है, फैलने लग रहा है। तो डिस्पर्सन और रिफ्रैक्शन दोनों का यहाँ पर फेनोमेना देखने को मिला है। अब ये जो प्रकाश है, लाइट है, इधर आने के बाद में इस वाल से टकरा कर वो वापस इधर आता है, समझ में आ रहा है, वापस इधर आ रहा है। तो इस जगह में क्या हो रहा है, जब भी कोई, मैं तभी भी बताया ना, जब भी कोई लाइट टकरा के अगर वापस इधर आता है तो इस जगह को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं ना, मैं बताया था तभी। तो इस जगह में क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, और यहाँ रिफ्लेक्शन हो रहा था डिस्पर्सन के साथ, और यहाँ रिफ्लेक्शन, एक्चुअली रिफ्लेक्शन भी नहीं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं, चलो रिफ्लेक्शन नहीं बोलते क्योंकि ऑप्शन में वो है ही नहीं टोटल रिफ्लेक्शन, ठीक। अब यहाँ से आने के बाद में वो क्या हो रहा है, इधर से आने के बाद में लाइट इधर से आया और इधर से आने के बाहर चला जाता है, तब रंग बिरंग का दिखाई देने लगता है यहाँ पर, क्योंकि सतरंगी होता है, इंद्रधनुष बनने लगता है। ये फेनोमेना होता है साइंस में इंद्रधनुष बनने के बाद में। तो क्या क्या क्रियाएं हो रहा है यहाँ पर देखो, पहले हो रहा है रिफ्रैक्शन, साथ में डिस्पर्सन का भी एक क्रिया है, उसके बाद रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन दोनों एक साथ कहाँ पर है, ये रहा ऑप्शन डी में, ड्यू टू रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसके वजह से इंद्रधनुष होता है। रिफ्लेक्शन मतलब समझ में आ गया, रिफ्लेक्शन मतलब भी समझ में आ गया, बार बार समझाया हूँ। डिस्पर्सन का भी होता है, एक्चुअली रिफ्लेक्शन के जगह में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देना चाहे तो, खैर ऑप्शन जिस तरह से दिया है उस तरह से अगर बात करें तो ये ऑप्शन ही सबसे ज़्यादा मोस्ट करेक्ट है, वरना डिस्पर्सन भी होना चाहे था जो कि यहाँ मेंशन नहीं है। वेल, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53। इफ द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल इज 10 सेंटीमीटर and if it is double of a side of the rectangle, what is the area of the rectangle? मेंसुरेशन का एक क्वेश्चन है, बोल रहा है कि एक रेक्टेंगल है, मान लीजिए ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है।
डायगोनल है यहाँ पर, डायगोनल कहते हैं इस तरह का रेखा, इस तरह भी या इस तरह से भी हो सकता है। ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ठीक है, ये भी लेंथ है, ये भी ब्रेथ है, और ये डायगोनल है जो तिरछा गया है। अब बोल रहा है डायगोनल है डी बराबर कितना है 10 मीटर, डायगोनल है 10 मीटर, और साथ में बोल रहा है कि इफ इट इज डबल ऑफ ए साइड ऑफ द रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में दो साइड है, एक ब्रेथ है और लेंथ है, तो दो में से किसी भी एक साइड का ये जो 10 है डायगोनल, ये डबल है, यानी कि ये कितना होगा, ये 5 होगा, या यहाँ पर भी 5 लिख सकते हैं लेंथ की जगह में, तो तब ना ये डबल होगा। तो दो हम लोगों को मिला। अगर आप लोग इसको फिर ध्यान से देखोगे ना, सिर्फ इतना को अगर देखोगे तो ये एक समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, और राइट एंगल ट्रायंगल में ये कोण ऑलवेज 90 डिग्री का होता है, और ट्रायंगल रेक्टेंगल बोला है तो रेक्टेंगल में सभी 90 डिग्री होगा ही, स्क्वायर और रेक्टेंगल में सभी कोण 90 डिग्री का होता है। तो ये तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया इस तरह का, अगर आप ध्यान दे रहे हो, जिसमें से ये है 10, ये है 5, हमको ये पता करना है। ये क्या है, बेस है, और ये क्या है, हाइपोटेनस है, कर्ण बोलते हैं, और ये क्या है, परपेंडिकुलर है। तो हमको बेस पता करना है, तो बेस इज इक्वल टू क्या होता है, बेस पता कर लेंगे ना तो हमको लेंथ पता हो जाएगा रेक्टेंगल का। तो बेस इज इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट हाइपोटेनस माइनस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनस अंडर रूट तो 10 का 100 हो गया, और बेस का हो जाएगा 25, अंडर रूट अभी भी रहेगा, और ये अंडर रूट 75, ठीक है। तो ये 75 को गुना कर देते हैं, 5 गुना 5 गुना 3, यानी 5 5 25 या 75। तो ये जोड़ा में आ रहा है, तो इसको बाहर ले आएंगे तो √3 ये आया। ये क्या आया, बेस आया। बेस किसको माना थे हम लोग, इसको माने थे, यानी कि लेंथ आया, ये पार्ट आया। तो ये पार्ट हम लोग कितना वैल्यू पाए हैं, 5√3, यानी कि यहाँ पर भी 5√3। अब हमको हर चीज़ मिल गया, तो क्या पता करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है। तो एरिया रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो लेंथ हमको पता चल गया है, तो 5√3 इंटू बेस, तो ब्रेथ तो तभी बता दिया था वो 5 बोल के। तो बस उसके पास बनाते 5 × 25√3, ये होगा करेक्ट आंसर। सेंटीमीटर स्क्वायर तो सभी में है, तो 25√3 किधर है, ये रहा ऑप्शन बी में। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन एक रीजनिंग का सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। APRX S and Z आर सिटिंग इन रो फेसिंग द नॉर्थ साइड में फेस कर रहा है। तो कितना लोग है, 1 2 3 4 5 6 लोग हैं, और सभी नॉर्थ की तरफ देख रहा है, ठीक है। एक रो में बैठे, तो चलो रो में बिठाते हैं। मान लीजिए ये एक रो है, और यहाँ पर 6 जन है, 1 2 3 4 5 6, सभी नॉर्थ की तरफ देख रहा है, मतलब सबका चेहरा इधर है, ऊपर की तरफ है मुंह। ये किस दिशा में देख रहा है ये मायने रखेगा, क्योंकि उसका लेफ्ट राइट उससे डिसाइड होगा। अब देखते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। S and Z आर इन सेंटर, S और Z सेंटर में है। सेंटर कौन होगा भाई, 6 लोग हैं, तो सेंटर ये और ये होगा। तो S और Z सेंटर में है, S और Z, लेकिन Z यहाँ भी तो हो सकता है और यहाँ भी तो हो सकता है S, तो मुझे नहीं मालूम। S भी हो सकता है यहाँ पर, Z भी हो सकता है, और यहाँ भी Z हो सकता है, S होगा, लेकिन सेंटर में होगा। यानी कि ये बात तो तय है कि इस जगह में या तो S होगा या Z होगा, और इस जगह में या तो Z होगा या S होगा, ये बात तो तय है। अब आगे क्या इन्फॉर्मेशन है। A and P आर ऑन टू एक्सट्रीम। एक्सट्रीम का मतलब होता है एकदम किनारे किनारे, यानी कि इस जगह में और इस जगह में। यहाँ पर बैठे हैं A and P। यहाँ पर अगर A बैठा है तो यहाँ पर P बैठा हो, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि यहाँ P बैठा हो तो फिर यहाँ A बैठा हो। यानी कि ये बात तो तय है कि ये वाला भी सीट बुक हो चुका है, ये सीट ये सीट ये सीट बुक हो गया। फिक्स नहीं हुआ है लेकिन कौन कहाँ बैठ रहा है। आगे देखते हैं। इफ़ R इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ A, अगर R इमीडिएट लेफ्ट ऑफ A बैठा है, A का एकदम बगल में लेफ्ट दिशा में बैठा है। अब देखो बाई चांस अगर हम लोग यहाँ पर A को मान लेते हैं तो इसका लेफ्ट तो ये होगा, और यहाँ पर R को हम कैसे बैठाएंगे, ये तो एक्सट्रीम है ना, इसके बाद तो जगह नहीं। इसका मतलब ये तो तय हो गया कि यहाँ A नहीं होगा, P ही होगा। अगर यहाँ P होगा तो फिर यहाँ A होगा पक्का, ये बात तय हो गया। और A का इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा है बोला है, R, तो R को यहाँ बैठा दो। अब तो एक ही तो जगह बाकी है, खाली ये वाला। तो यहाँ पर कौन बैठा है, कौन बाकी है, इनमें से X बाकी है, तो X यहाँ पर बैठेगा। तो अब सवाल क्या बोल रहा है, हु इज सिटिंग राइट टू P।
पी का राइट में कौन बैठेगा, ये है पी, पी का राइट कौन दिशा में है, ये दिशा में, तो पी का राइट में एक्स बैठा है, तो ये होगा करेक्ट आंसर। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, मैथ का एक क्वेश्चन है। 2 pipes A and B can fill a tank in 12 minutes and 16 minutes respectively. If 2 pipes are open simultaneously, after how many minutes should the pipe be closed if the tank is to fill in 9 minutes? मतलब समझा दे रहा हूँ। बोल रहा है 2 पाइप है A and B, मान लो ये एक पाइप है और ये एक पाइप है, ये किसी टंकी को, मान लो यहाँ पर एक टंकी है, यहाँ पर पानी भरना है टंकी में, ये किसी टंकी को अलग अलग जब खोलता है तो ये कितना 12 मिनट में भर लेता है और ये 16 मिनट में भर लेता है इस टंकी को। ठीक है, ए 12 मिनट में और बी 16 मिनट में भर लेता है। तो ये रहा टंकी और ए इसको 12 मिनट में भर लेता है और बी 16 मिनट में। ठीक, अब क्या कर रहा है कि ये तो दोनों अलग अलग भरता है, पाइप लगाया हुआ है, दोनों अलग अलग इसको भरता है, तो उतना टाइम लगता है 12 और 16 मिनट। अब बोल रहा है कि दोनों को एक साथ खोल दिया गया। ठीक है, दोनों अब एक साथ गिरने लगा, दोनों एक साथ गिरने लगा, लेकिन कुछ देर बाद में बी वाला पाइप को बंद कर दिया गया। ठीक है, ये ए वाला है, ये बी वाला, तो बी को बंद कर दिया गया और टोटल अब इसको भरने में समय लगा है 9 मिनट। तो बोल रहा है बी कितना देरी बाद में बंद हुआ, यानी कि बी कितना देर तक चला, ये भी कहने का मतलब है। समझ में आ गया सवाल। ठीक है, तो हम लोग टैंकी का पहले कैपेसिटी समझते हैं। टैंकी का कैपेसिटी कितना है, कैपेसिटी ऑफ टैंक। तो कैपेसिटी समझते हैं, मान लेते हैं हम लोग ऐसा संख्या मानते हैं जो 12 और 16 का एलसीएम हो, भाग जाता हो, तो 48 में मान लेता हूँ, 48 यूनिट। तो 1 मिनट में ए टंकी ए पाइप इस 48 यूनिट टंकी को भर पाएगा 4 यूनिट। ठीक है, 1 मिनट में। और ये बी पाइप 3 यूनिट भर पाएगा, और दोनों जन साथ में काम करेंगे तो 1 मिनट में 7 यूनिट भर पाएगा। अब आता है सवाल, दोनों पाइप साथ में खुला, ठीक है, ओपन साइमल्टेनियसली, और बी पाइप कुछ देर बाद बंद हो गया और टोटल टाइम लगा है भरने में 9 मिनट। तो 9 मिनट बी पाइप बंद हुआ, इसका मतलब क्या है बोलो तो, इसका मतलब ए पाइप 9 मिनट तक चला है, शुरू से लेकर अंत तक, ये एक बार भी बंद नहीं हुआ। और ए पाइप का ये एफिशिएंसी क्या निकला हम लोग को, यानी कि 1 मिनट में 4 यूनिट भर सकता है, यानी कि ये तो 9 मिनट तक चला ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 4 गुना 9, तो पता चल जाएगा ये एक टोटल कितना टाइम, कितना यूनिट भर पाया था। 4 9 36 यूनिट, और 36 यहाँ पर मतलब टोटल था 48 यूनिट था, और ए पाइप सिर्फ 36 यूनिट भर पाएगा अकेले। तो बचा कितना, 2 और 1 12 यूनिट बचा। इस 12 यूनिट को कौन भरेगा, इस 12 यूनिट को बी भरेगा ना। तो इसीलिए बी का तो कैपेसिटी है 3 और उसको भरना है 12 यूनिट खड़े, तो यानी कि वो 4 मिनट तक खुला रहा। तो करेक्ट आंसर होगा 4। समझ में आ रहा है, 4 मिनट बाद में वो बंद हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल फिट इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क की जगह क्या फिट होगा यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है। तो ये रीजनिंग का एक क्वेश्चन है, MNOLRIV। देखो दोस्तों, ये M को इससे आप लिंक करो, कितना घर बाद में जम करना पड़ रहा है O तक पहुँचने के लिए। MNO एक घर, यानी कि +1, और O को R तक आने में OPQ +2 2 घर, और R को V तक आने में +3 3 लेटर्स जम करना पड़ रहा है, RSTU तब भी। अब यहाँ आते हैं, N को L तक आना है तो उल्टा आना है, तो यह -1 होगा। ठीक है, फिर L को I तक आना है -2 2 घर, तो फिर L को I को यहाँ तक आने में अब आंसर्स आने तो क्या आना चाहिए, यहाँ पर देखो +1 2 3, तो यहाँ पर -1 2 3 होगा। तो फिर I का आप बैक 3 जाओ तो यहाँ पर हो जाएगा E, तो E से आप अगर काउंट करोगे तो देखो I में पहुँच जाओगे, तो इसका करेक्ट आंसर होगा E। I देख लो यहाँ पर I, उसके बाद में होगा H G F और E, तो 3 घर बाद में, यानी कि ये E आ जाएगा। ठीक है, EFGH। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 बोल रहा है, इफ प्लस मीन्स
डिवीज़न मीन्स घटाओ। पढ़ लीजिए इसको, मैं सीधा इस जगह में आता हूँ। बोल रहा है कि यहाँ पर क्या है 12 + 6 और यहाँ पर बोल रहा है प्लस का मतलब भागा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर 12 भागा 6 और भागा का मतलब क्या बोला है, किधर में है भाई, भाग का मतलब घटाओ माइनस, तो यहाँ पर माइनस लिखो और यहाँ पर 3 और माइनस का मतलब क्या है गुणा, तो यहाँ पर गुणा लिख दो। उसके बाद में 2 और गुणा का मतलब है भागा, तो यहाँ पर भागा लिख दो, उसका मतलब 8। तो क्या होगा, आप इसको सॉल्व करो। गुणा का मतलब भागा नहीं, ये प्लस है शायद, हाँ यस ये प्लस है, गड़बड़ हो जाता है अभी, ये प्लस है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो बदमाश हम लोग एक जानते हैं, माने सरल करो में सबसे पहला काम किया जाता है इस केसेस में ब्रैकेट का, तो ब्रैकेट तो है नहीं तो भाग का काम करेंगे, तो भाग करते हैं इसको, तो ये 2 आया, 6 दूना 12, ठीक। उसके बाद में गुणा का काम होगा, तो 3 दूना 6 कर ही देते हैं, जोड़ 8, ठीक। उसके बाद में प्लस का काम होगा, या घटा भी सकते हैं, तो -6 + 8 तो ये हो जाएगा +2, -6 और -8 +8 घटेगा तो ये +2 हो जाएगा, ठीक है। और ये +2 जोड़ोगे तो 4 हो जाएगा, तो ये होगा करेक्ट आंसर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से एक मैथ का क्वेश्चन। इफ़ द प्राइस ऑफ अ काइट एंड स्पूल टुगेदर इज 1 रुपी 10 पैसे and the price of the spool is more than the price of the kite by 1 rupee, then what is the price of the kite? काइट का प्राइस क्या है? देखो दो चीज़ है, एक है काइट मतलब पतंग समझ लो, और साथ में स्पूल मतलब मांझा, जो वो लपेटते हैं ना रील, जिसमें धागा लपेटते हैं। तो इन दोनों को मिला के ख़रीदा है कितना दाम में, 1 रुपया 10 पैसा में, 1 रुपये और 10 पैसे पी, इतना दाम में दोनों को मिला के ख़रीदा है। अब बोल क्या रहा है, अब बोल रहा है कि स्पूल का दाम, द प्राइस ऑफ स्पूल इज़ मोर देन प्राइस ऑफ काइट बाय 1 रुपीज़। स्पूल का जो दाम है वो काइट का दाम से 1 रुपया ज़्यादा है। तो अब ज़रा बताओ कि स्पूल का दाम क्या रहा होगा जो काइट का दाम में 1 रुपया ज़्यादा हो जाएगा। तो ध्यान से देखो 1 रुपये 10 पैसे को मैं अगर पैसे में कन्वर्ट कर दूं तो ये कितना होगा, 110 पैसे। सुविधा होगा पैसे में कन्वर्ट करने से। अब कुछ 110 पैसे में 1 रुपये कितना होगा, 100 पैसे। तो यहाँ पर मैं कितना मान सकता हूँ, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि दरअसल स्पूल का दाम अगर 105 पैसे रहेगा ना तब, और काइट का दाम सिर्फ 5 पैसे रहेगा, तब दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 100। यानी कि यहाँ पर देखो, अगर काइट का दाम 5 पैसे लगाएंगे और स्पूल का दाम 105 पैसे लगाएंगे, तब कितना पैसा ज़्यादा हो रहा है, 100 पैसा ज़्यादा हो रहा है। 100 पैसा मतलब 1 रुपया बोला ही दिया है। तो ऐसा सोच के भी कर सकते हो, वैसे XYZ मान के हम लोग किया जा सकता है, लेकिन सोच के देखो मिल जाएगा, या बाय ऑप्शन भी जाओगे तो मिल जाएगा। तो आपसे पूछा था काइट का दाम कितना है, तो काइट का दाम हम लोग कितना मान लिया है, 5 पैसा आ भी गया, तो ये होगा करेक्ट आंसर 5 पैसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following figure correctly depict the relationship between tennis lover, cricketers and students? ये तीनों के बीच में रिलेशन दिखा रहा है, देखते ही लग रहा है ये होगा करेक्ट आंसर। क्योंकि यहाँ पर देखो, अगर ये टेनिस है ये, और ये क्रिकेटर्स है, और ये स्टूडेंट है, टेनिस लवर है, तो एक टेनिस लवर खुद क्रिकेटर और स्टूडेंट दोनों हो सकता है ना, और एक क्रिकेटर तो टेनिस लवर भी हो सकता है और स्टूडेंट भी हो सकता है, मतलब तीनों ही मिक्स वाला, जहाँ पर तीनों सटा होगा ना वो बनेगा करेक्ट आंसर, ठीक है। ऐसे केसेस में ये देखिए एक सवाल, क्वेश्चन नंबर 60, तो ये पार्ट 2 वीडियो का सबसे आखिरी सवाल है। बोल रहा है कि क्वेश्चन मार्क के जगह में क्या आएगा, यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है ना इसके जगह में कौन सा नंबर आएगा। तो देखो इनमें क्या रिलेशन है, इसको पहले फाइंड आउट करते हैं। देखो 5 और 6 को आप गुणा करो, तो 5 6 30, और जो भी आएगा उसको आप भागा करो 2 से, तो 2 से आप भागा करोगे तो कितना आएगा, 15, जो बीच का प्रोडक्ट है वो आ जाएगा। समझ में आ रहा है मेरी बात। सेम उसी तरह करो, आप इसको और इसको गुणा करो, तो 6 7 42, और जो भी आएगा उससे नीचे वाले को भागा करो तो कितना आएगा, 7, ये रहा 7। तो सेम यहाँ पर भी वही है, तो 6 4 और 8 को गुणा करना है, 4 8 32, और जो भी आएगा वो उसको नीचे वाले से भागा करना है 4 से, तो कितना आएगा 8, तो यहाँ पर आएगा 8, तो 8 किधर है, ये होगा करेक्ट आंसर। सो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड करूँगा।
थैंक यू, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।